जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तिरंगा सीरीज में। लेकर के आए हैं आपके लिए सीजी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, जो कि सभी जिलों में वैकेंसी आई हुई उसके लिए क्लासेस। और आज की यह क्लास जो है वो 8वीं क्लास है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए। जब आप मन से हार मान लेंगे तो आप हार जाओगे, अर्थात मन के हारे हार और मन के जीते जीत। पुष्पा झुकेगा नहीं, तीर तो आपकी पक्की है, क्योंकि सत्य में हो जाते। हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आज की यह क्लास प्रारंभ होती है आपके लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत लोगों का रोजगार जो हो कृषि था? कृषि अर्थात खेती बाड़ी से आप कहते हैं 50%, 52%, 55% या फिर 48%। मित्रों, हमारे देश की जो जनसंख्या है 52% जनसंख्या वह कृषि पर निर्भर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निकल करके आया है, इसलिए हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, कौन सा प्रश्न है। भारतीय जनगणना 2011 यानी भारत की कौन सी भी जनगणना व स्वतंत्र भारत की कौन सी भी जनगणना को बताना है। ये जब से जनगणना प्रारंभ की जाती है उससे बताना आपको, स्वतंत्र भारत के बाद से बताना आपको। क्या 14वीं एवं 6वीं है, 15वीं एवं 7वीं? मित्रों, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर दे दिया गया, 15वीं एवं जनगणना। जब से जनगणना की प्रारंभ हुई तब से आगे आप 2011 की जनगणना को जोड़ोगे तो 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत के बाद से जो जनगणना वो 7वीं जनगणना है। जनगणना अब अगला जो क्रम होगा वो 16वीं 8वीं कहा जाएगा, जो कि कोरोना काल से प्रभावित होकर के होना था 2021 में, नहीं हुआ। अब आप बताएं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे आप आईटीबीपी के नाम जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, 15 जनवरी 1962 को हुई थी, या फिर 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी? इस प्रश्न का सही हो जाएगा 24 अक्टूबर 1962, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। मित्रों, 1962 में भारत और चीन के बीच जो है युद्ध भी हुआ था और आईटीबीपी की स्थापना भी हुई थी। तो महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना, थल सेना जैसे आप आर्मी या मिलिट्री फोर्स के नाम जानते हैं। क्या 1 अप्रैल 1985 को, 2 अप्रैल 1895 को, 15 जनवरी 1895 या फिर 1895 3 अप्रैल को? मित्रों देखिए, अब आपको ऑप्शन जो दे दिया गया यहाँ पर 1895 चारों में दिया गया, लेकिन आपको बताना है कौन से महीने कौन सी तारीख थी। तो 1 अप्रैल 1895 को भारतीय सेना यानी थल सेना की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया। 1 अप्रैल 1895 को आर्मी मिलिट्री फोर्स जिसे आप कहते हैं उसकी स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन चोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं? क्या राजराज, राजेंद्र प्रताप, विजयालय या फिर हरिहर बुक्का? मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर दे दिए गए हैं, विजयालय जी। विजयालय क्या थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक है ये। लेकिन यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस चोल साम्राज्य के शासनकाल में जो है आपको साम्राज्य बहुत विस्तृत हुआ, तो वह थे राजेंद्र प्रताप। इनके साम्राज्य शासनकाल में हमारी जो समुद्र सेना थी बहुत ही प्रभावित थी, हमारे देश को कमोडिया तक हुआ करता था। अगला प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। लेकर क्या परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न पर निम्न में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान बताए गए हैं? आपको बताना, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 324 या फिर 315 या फिर 351? मित्रों, यहाँ पर दे दिए गए चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। मित्रों, प्रश्न का सही जवाब होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 324 में दे दिया गया है। इसमें आपका किसका भारतीय जो निर्वाचन आयोग के प्रावधान संबंधी उल्लेख किया गया है। निर्वाचन का किस प्रकार हुआ, चलिए बताइए आप। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान किया गया। देखिए, चारों जो हमने आपको इसके पहले अनुच्छेद बताए हैं उसकी यह व्याख्या है कि अनुच्छेद 124 में क्या है, अनुच्छेद 324 आपको पता चल गया। लेकिन 124 अनुच्छेद 315 या फिर 351 में क्या है, इसका आप व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग गठन का प्रावधान किया गया। जबकि अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 351 में यानी 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा के विकास संबंधी जो है प्रावधान बताया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय यह ध्यान में रखना होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें एवं स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के समान वेतन संबंधी प्रावधान निम्न से किस अनुच्छेद में दिया गया? मित्रों, यहाँ पर दो कार्यों की बात की जा रही है तो 2 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद में है और स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य समान वेतन के लिए इसका जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में किया गया, दोनों आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? मित्रों, यहाँ पर आप सभी अनुच्छेद पढ़ लीजिए, अनुच्छेद 38, 39, 40, 41, 36, 51 या फिर 75, 64। तो मित्रों 38 एवं 39, यानी 38 में दिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना
संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 38, और स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य एवं समान वेतन के लिए जो अनुच्छेद बनाया गया वो अनुच्छेद 39 बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया है। अब आप आगे देखिए कौन सा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में छपने वाला। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद जो है कौन सा है? 40 एवं 51 है, 54 एवं 164 है, अनुच्छेद 41 एवं 164 है, 75 या फिर 164 है। सही जवाब होने वाला है मित्रों यहाँ पर कौन सा? अनुच्छेद नंबर आपको जो 75 है और 164 है। 75 प्रधानमंत्री, यानी आप मैच कर लीजिए, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और 164 जो है मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री देश का शासक होता है और मुख्यमंत्री आपको जो होता है राज्य के शासक होते हैं। तो आप कौन से राज्य की से हैं और कौन से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने स्टेट का मुख्यमंत्री का नाम लिख करके भेजिए हमारे चैनल पर, कमेंट करिए, ठीक है। क्योंकि आपके परीक्षा में देखिए आप फीजी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें या भी पूछा जा सकता है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का या राज्यपाल का नाम पूछा जाता है। तो ये सारे प्रश्न भी आपको पढ़ने चाहिए। जिसके पास सोना है, सोना अर्थात जिसे गोल्ड कहते हैं, उसके पास सारी चीजें हैं। सोने की मदद से आत्माओं को भी नरक की आग से बचाया जा सकता है तथा उन्हें स्वर्ग के आनंद प्रदान किए जा सकते हैं। उक्त कथन निम्न में से किसने कहा था? क्या कोलंबस ने कहा था, अमेरिकी वेस्पुसी ने कहा था, हेनरी सप्तम ने कहा था, या फिर अब्दुल मनीज ने कह दिया था? तो मित्रों सही जवाब जो हो जाएगा वो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया, कोलंबस। कोलंबस ने कहा था जिसके पास सोना है उसके पास सारी चीजें हैं, सोने की मदद से आत्माओं को भी नरक की आग से बचाया जा सकता है तथा उन्हें स्वर्ग के आनंद प्रदान किया जा सकता है, ऐसा कहा था कोलंबस ने। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कौन सा प्रश्न है आपके लिए। तो भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फलों का अध्ययन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एंटोमोलॉजी के नाम से, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर सेरिकल्चर के नाम से? मित्रों तो फलों के अध्ययन को आप जानते हैं किसके नाम से? पोमोलॉजी के नाम से। पोमोलॉजी को आप जानते हैं फलों का अध्ययन में किया जाता है, पा के बाद फा आता है, यानी समझिए पोमोलॉजी में क्या करेंगे आप? फलों का अध्ययन कर लेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन अध्ययन के लिए जाना जाता है। कल्पना चावला अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है? मित्रों कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री रही जो अंतरिक्ष में गई और वापस ना आ सके, दुर्भाग्य है। तो आप बताइए कौन से राज्य सरकार ने उन पर अवार्ड प्रदान करने की घोषणा किया गया? पंजाब ने, हरियाणा, दिल्ली या फिर छत्तीसगढ़ ने? तो मित्रों हरियाणा सरकार ने उन पर अवार्ड दिए जाने की घोषणा कर दी। बहुत ही अच्छी पहल है ये। अब देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार सेशन आप क्या करेंगे, हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के क्लासेस मिलते रहें और आपकी तैयारी जो है मजबूत होती रहे। अब आप बताएं वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? क्या मांस एवं अंडा था, दूध एवं उससे बने उत्पाद थे, अनाज एवं फल, दाल या फिर सोयाबीन? मित्रों सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूध एवं इससे बने उत्पाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दे दिया गया। बताइए आप दूध से क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या आपके घरों में बनता है? तो आप वो सारी चीजें हमारे वैदिक आर्य जो लोग थे वो सब खा चुके हैं। बताइए कितने विकसित थे ना। ये प्रश्न आपके दिमाग में कौन होना चाहिए कि वो लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। अब आप अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप दिख गया। प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को मनाया गया तथा उक्त दिवस को मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर दी गई? देखिए मित्रों प्रश्न में ही आपको 2 उत्तर मिल गए हैं, 2 प्रश्न नए बन गए हैं। अब कौन कौन से आप पढ़े थे? प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो आप बता देंगे 7 अगस्त 2015 को मनाया गया और उक्त दिवस को मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर की गई थी? तो वह कर दी गई थी क्या? मद्रास, मुंबई, जिसे आप जानते हैं मद्रास को पहले क्या कहता था? चेन्नई के नाम जाना जाता है। ये चारों ही महानगर हैं, जो कि आप महानगरों के बारे में भी इस जानकारी आपको रखनी चाहिए। इस मद्रास में यानी चेन्नई में किया गया था। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया मित्रों? गायत्री मंत्र सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद किससे लिया गया मित्रों? तो आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वह आपको मिल जाता है वेद में। और कौन से वेद में मिल जाता है? ऋग्वेद में मिल जाता है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है। उन 4 वेदों में से महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही जल्द हम लेकर के आएंगे और सारे प्रश्न भी आप महात्मा बुद्ध का संबंध इनमें से किस वंश से, आपको बताना है कौन से वंश से? शुंग वंश, शाक्य वंश, पितृहंता वंश या फिर मौर्य वंश से? तो मित्रों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध का संबंध जो है वो शाक्य वंश से हुआ करता था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न का संग्रह है आपके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के रीढ़ यानी जिसे आप कहेंगे आधार इनमें से किसे माना जाता है? तो आधार माना जाता है व्यापार, कृषि, निर्यात या फिर आयात को। मित्रों आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से, फिर बताएंगे। इसका जवाब हो जाएगा क्या? कृषि। जैसे आपने देखा अभी 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अभी किस पर निर्भर है? कृषि पर। 52% जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर निर्भर है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है, वो भी कृषि मानी जाती है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? क्या अन्नागार था, स्नानागार था या फिर मूर्ति थी? नर्तकी की मूर्ति या फ्रेंच कटवाई दाढ़ी के मानव की मूर्ति थी। मित्रों सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का क्या?
ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया अन्नागार। अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा भवन था आपके मोहनजोदड़ो की सभ्यता का। ऑप्शन नंबर ए को आप ध्यान रखिए, अन्नागार को। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए बहुत ही शानदार सा। भारतीय प्रतीक पर वर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्या मुंडकोपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से? तो मित्रों 2 उपनिषद और 2 वेद दे दिए गए यहाँ पर। अब उन्हीं में से आपको छांट लेना है, तो आप सही जवाब दे पाएंगे। मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद में इस प्रकार का वर्णन मिलता है, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य परेशान होता है किंतु पराजित कभी नहीं होता। जीवन में अपनी सत्यता को बनाए रखिए और आप खुद के साथ सत्यता के साथ लगे रहिए, पढ़ाई को करते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपकी वैकेंसी तो आनी तय है और आपका सिलेक्शन भी तय है यदि आप जुटे हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग के राजा जो जनता से कर वसूला करते थे उसे किस नाम से जाना जाता है? कर अर्थात जिसे आप टैक्स कहते हैं। तब बताइए उस टैक्स को किस नाम से जाना जाता था और कब के लिए पूछा जा रहा है? वैदिक काल में पूछा जा रहा है। कर के नाम से, जीएसटी के नाम से, बलि के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इनमें से कोई नहीं का क्या उचित हो सकता है भाई? आप जो 3 दे दिएगा उस पर आपका आंसर है बलि। बलि के नाम से जाना जाता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर सी के रूप में। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार सा, दमदार सा आपके स्क्रीन पर आपको नजर आने वाला है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राजगृह कुंडलवन में, सारनाथ में या फिर कर दिया गया था कहाँ पर? भोरमदेव कवर्धा में। मित्रों भोरमदेव कवर्धा जो छत्तीसगढ़ का बहुत ही बढ़िया रमणीय स्थल, आपका तीर्थ स्थल है। आपको कभी मौका मिले तब जाकर वहाँ दर्शन करिए, शंकर भगवान का मंदिर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न शानदार सा आपके स्क्रीन पर, सही पढ़िए। हमारे जो पर्यावरण है उसको कई भागों में बांटा गया है और उस भागों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना 2 से लेकर के 10 किलोमीटर की जो सीमा हुआ कौन सा मंडल कहते हैं उसे? क्या ओजोन मंडल कहेंगे, समताप मंडल कहेंगे, क्षोभ मंडल कहेंगे या फिर वायुमंडल कह देंगे? मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? आप पढ़िए, पहले ऑप्शन को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहा जाता है इसे। 210 किलोमीटर 2 अर्थात 2 से शुरू होती है, 10 किलोमीटर के अंदर जो सीमा होती है उसे आप क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और छपने वाले हैं, बनने वाले हैं, इसलिए आप इसको मस्तिष्क में बिठा लीजिए। ओजोन मंडल के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ मित्रों, आप प्रतिदिन सुना करते हैं कि ओजोन परत जो है उसमें छिद्र हो रहा है, उससे हमारी धरती का जलस्तर बढ़ जाएगा, क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती है। तो ये ओजोन मंडल जो है वो कहाँ पर से, किस नाम से आप जानते हैं? ओजोन मंडल का नाम समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल का नाम से? मित्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया समताप मंडल के नाम से आप जानते हैं। और आप ओजोन दिवस कब मनाया जाता है इससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ मित्रों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। क्या नैरोबी में है, काठमांडू में है, पेरिस लाओस में या फिर ब्रुसेल्स में है? तो मित्रों आपका जो काठमांडू है किसकी राजधानी है? वो काठमांडू तो आपका नेपाल की राजधानी हो जाती है। नैरोबी जो कि केन्या में है, केन्या में है इसका मुख्यालय। किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है आपका वो नैरोबी में है। ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है ये, आपकी परीक्षा में छपने वाला। आप देखेंगे आपको सारे प्रश्न आपको हमारी क्लास में मिल जाएंगे, क्या बने रहे हमारे साथ में। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? गांधी अर्थात जो हमारे देश के महात्मा गांधी थे उन्हीं के नाम पर उपमा दी गई है। मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है या फिर कह दिया जाता है आपके महात्मा गांधी को, सीमांत गांधी को या फिर कहा जाता है अब्राहम लिंकन को? मित्रों सही जवाब होने वाला है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पर दे दिए गए हैं आपके मार्टिन लूथर किंग, उन्हें कहा जाता है अमेरिका का गांधी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आप पूरे देश के बारे में जानेंगे और विदेश के बारे में भी जानेंगे हमारे इस क्लास के माध्यम से। देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तथा अपने भूखंडों में इनकी सरकारें कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति रखती हैं। उक्त कथन का संबंध निम्न में से किससे है? क्या असमानता से है, संप्रभुता से, लोकतंत्र से है या फिर राजशाही से है? मित्रों आपको ये बताना है जो कथन दिया गया वो किसका समर्थन करता है तरीके से। तो देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने भूखंडों में इनकी सरकारें कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति रखती है, या जो है आपका समर्थन कर देता है संप्रभुता का, है ना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी पर दे दिया गया संप्रभुता का। आप इसको शॉर्ट भी ले सकते हैं हमारे इस क्लास का, और हमारे इस महत्वपूर्ण सेशन को आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आ जाइए। यह 2 महाद्वीपों के बीच, अगला प्रश्न है, यह 2 महाद्वीपों के बीच स्थित सकरी पट्टी होती है। क्या होती है? एक सकरी पट्टी होती है जो महाद्वीपों को जोड़ती है तथा महासागरों जो महासागर है, महासागर तथा समुद्रों को अलग करती है। तो आप बताएंगे कि उसे क्या कहा जाता है? उक्त कथन का संबंध किससे? क्या जल संधि, स्थलीय जल संधि से है, जल संधि से है, जलद मरुमध्य से है, बीएमसी दोनों से है? तो कौन सा कथन सत्य है आपको यह बताना है। आप पहले ऑप्शन को इस तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जल संधि एवं जलद मरुमध्य ये दोनों ही सही हो जाते हैं, इसलिए आपका बी में टिक नहीं लगाएंगे, आप सी में भी नहीं लगाएंगे बल्कि डी में टिक लगा देंगे, बीएमसी दोनों सत्य हैं। आप बताइए भारतीय संगीत का स्वर्णकाल
किस युग को माना जाता है, गुप्त काल को, मौर्य काल को, मुगल काल को या फिर अंग्रेजों का काल को। तो मित्रों अंग्रेजों का काल तो 87 वाला काल था, इसे ज्यादा बिल्कुल कह नहीं सकते हैं। मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल कहेंगे। इस स्वर्ण काल से हमें याद आया कि यदि आप हिंदी साहित्य में आप देखेंगे तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे कहा था? जारी जैसन ने कह दिया था। इस बन के आपका प्रश्न का जवाब मिल गया आपको। क्या गुप्त काल कहा जाता है भारतीय संगीत का स्वर्ण काल। स्वर्ण काल से तात्पर्य क्या हो जाता है मित्रों? जिसमें उनका सर्वाधिक विकास किया गया हो। तो आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था ये, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह था। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मित्रों में शेयर करिए। साथ साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर SSC77 के नाम सर्च करिए, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उस पर ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी फ्री में, और साथ साथ आप देखेंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब बने रहिए हमारे साथ, परीक्षा की तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।